नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस सीरीज में आज का हमारा नया टॉपिक है धन विधेयक तथा वित्त विधेयक। यह टॉपिक वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है क्योंकि हाल ही में अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा था और इस सत्र में कई प्रकार के विधेयक बिल जो है वो संसद में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कुछ साधारण विधेयक तथा कुछ धन विधेयक और वित्त विधेयक थे। धन विधेयक तथा साधारण विधेयक के मध्य यह विवाद लंबे समय से चलता रहा है। इसके निर्धारण का कि कौन सा विधेयक धन विधेयक माना जाएगा, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक माना जाएगा या कौन सा विधेयक साधारण विधेयक होगा। तो वर्तमान जो मानसून सत्र अभी चल रहा है संसद का, उसमें भी इस तरह का विवाद काफी उभर कर सामने आया और धन विधेयक अत्यधिक चर्चा का विषय बना रहा, जिससे हमने यह सोचा कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में धन विधेयक तथा वित्त विधेयक का चुनाव किया गया। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं तथा इससे जुड़े हुए विवादों को भी समझने का प्रयास करते हैं और एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम धन विधेयक को समझेंगे कि धन विधेयक क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, यह किस प्रकार से संसद में लाया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं तथा इससे संबंधित वर्तमान में तथा पूर्व में क्या विवाद चलते रहे हैं, तथा इसके उपरांत हम लोग वित्त विधेयक के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और इन दोनों में क्या अंतर होता है इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सर्वप्रथम धन विधेयक को हम समझते हैं। धन विधेयक का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 संविधान का यह बताता है कि धन विधेयक क्या होगा। तो उस आधार पर यदि हम अनुच्छेद 110 को पढ़ें तो हमें कुछ मुख्य बातें समझ में आती हैं जो धन विधेयक के निर्धारण में सहायता करती हैं। वह विधेयक जो केवल निम्न विषय से जुड़े हों उन्हें ही धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर ये शब्द जो है केवल, इसको अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। यह शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है इस पैराग्राफ में। अनुच्छेद 10 बोल रहा है कि जो निम्न विषय हैं उन्हें ही केवल धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाएगा, इनसे इतर किसी भी विषय को धन विधेयक के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, यह अनुच्छेद 10 बोल रहा है। तो आइए वो एक कौन कौन से विषय हैं जिन्हें धन विधेयक के अंतर्गत रखा जा सकता है। इनमें से पहला है किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन हो। यानी कि इसका तात्पर्य है कि यदि किसी भी कर का अधिरोपण हो रहा है या उस कर को समाप्त किया जा रहा है या उस कर को कम किया जा रहा है या उस किसी कर में किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है, तो उस स्थिति में उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा, जो भी बिल होगा, वह लोकसभा में धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 110 बता रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ और प्रावधान क्या है जो कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक में शामिल हो सकते हैं। उनमें से है भारत सरकार द्वारा बाजार से पैसे उधार लिए जा रहे हों। यदि भारत सरकार मार्केट से पैसे उधार ले रही हो तो उससे संबंधित जो बिल या विधेयक होगा उसे हम धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या स्थिति हो सकती है? भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि, अंडरलाइन कीजिएगा, संचित निधि या आकस्मिक निधि का प्रयोग, संचित निधि या आकस्मिक निधि का प्रयोग जो होता है उससे संबंधित यदि किसी प्रकार का प्रावधान किया जा रहा हो तो उसे धन विधेयक के रूप में हम समझ सकते हैं। तो हमने अनुच्छेद 110 में क्या समझा कि केवल कुछ ही ऐसे विषय हो सकते हैं जिन्हें अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के रूप में शामिल किया जा सकता है। उनमें से है किसी
कर का यदि विनियमन किया जा रहा हो, किसी कर को बढ़ाया जा रहा हो, कर को घटाया जा रहा हो, या उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा हो, तो उसे धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि भारत सरकार बाजार से पैसे उधार ले रही हो, या भारत सरकार भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग कर रही हो, तो उस स्थिति में उससे संबंधित जो भी विधेयक होंगे उन्हें धन विधेयक के अंतर्गत रखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त किसी भी विषय को धन विधेयक के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। जैसे कि लाइसेंस की फीस हुई, यदि मान लीजिए किसी चीज की लाइसेंस की फीस में वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, तो उसे धन विधेयक के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। इसी प्रकार नगर निगम इत्यादि, यहाँ पे मिसप्रिंट है, नगर निगम आदि के जो कर होते हैं, जो नगर निगम आदि के कर होते हैं, उनके विनियमन से संबंधित यदि कोई प्रावधान होगा तो उसे भी धन विधेयक में नहीं लाया जा सकता। यानी कि यदि जो नगर निगम होते हैं उनसे संबंधित जो कर की उगाही, जिसे चुंगी हम लोग स्थानीय तौर पर बोलते हैं, यदि उससे संबंधित कोई नियम हुआ तो वह धन विधेयक के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि धन विधेयक के अंतर्गत केवल उपरोक्त विषय ही सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिसे हमने अभी पूर्व में देखा। चलिए चलते हैं आगे। अब समझने का प्रयास करते हैं कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, यह किस प्रकार से संसद में लाया जा सकता है, इससे संबंधित प्रमुख प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। सर्वप्रथम किसी भी विधेयक को यह निर्धारित करने का उत्तरदायित्व कि वह साधारण विधेयक होगा कि वित्त विधेयक होगा या धन विधेयक होगा, यह दायित्व अध्यक्ष को जाता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जो होगा वही निर्धारित करेगा कि विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, और उसके द्वारा निर्धारित किया गया विधेयक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि यदि स्पीकर ने किसी विधेयक को धन विधेयक निर्धारित किया तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके पश्चात जब धन विधेयक का निर्धारण हो जाएगा स्पीकर के द्वारा, तो उसे अनुच्छेद 111 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि धन विधेयक प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसकी जो एक लीगल प्रक्रिया मानी जाती है किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, वह बाध्य हो जाएगी और वह इलीगल विधेयक मान लिया जाएगा। यानी कि 111 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह सर्वप्रथम यदि आएगा तो उससे लोकसभा में ही आना होगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 109 का प्रयोग करते हुए लोकसभा इस विधेयक को राज्यसभा के पास भेज देगी इस पर विचार करने के लिए। अब वह स्थिति अलग है कि राज्यसभा इस पर क्या कर सकती है क्या नहीं, उसको हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम यह यहाँ पे जान लेते हैं कि राज्यसभा की स्थिति धन विधेयक के मामले में अत्यधिक ही कमजोर है। तो इसकी प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि सर्वप्रथम स्पीकर जो होता है वो निम्न सदन का, वह निर्धारित करेगा कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तत्पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात आर्टिकल 109 के तहत इसे राज्यसभा उच्च सदन में पेश किया जाएगा। उच्च सदन इस पर सिर्फ और सिर्फ विचार कर सकती है, उसमें ना तो कोई सुझाव दे सकती है और ना ही इसे खारिज कर सकती है। अब धन विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें देख लेते हैं। यह सर्वप्रथम इसकी यह विशेषता है कि यह सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी टर्म डायरेक्ट प्री परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इन्हें अत्यधिक कंसंट्रेट होकर सुनिए तथा इसे अपनी नोटबुक में नोट करने का भी प्रयास कीजिए। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, यह अत्यधिक जो ट्रिकी रूप में
इस समय ऑप्शन सेट किए जा रहे हैं और उनमें इस प्रकार के ऑप्शन डाले जा रहे हैं जिससे परीक्षा हाल में अत्यधिक ही ऑप्शन को चुनाव करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का होना अत्यधिक आवश्यक है। तो सर्वप्रथम धन विधेयक की विशेषताओं को देख लेते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकता है, यानी कि राज्यसभा इससे ना तो खारिज कर सकता है और ना ही इससे में कुछ संशोधन कर सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ इसे अपने पास यदि चाहे तो 14 दिन रख सकता है। 14 दिन के बाद यह पुनः स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता, क्योंकि आर्टिकल 111 का प्रयोग करते हुए इस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले ही ली जा चुकी है। इसलिए राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। हालांकि राष्ट्रपति इसे खारिज कर सकता है या इस पे जेबी वीटो भी लगा सकता है। ऐसा भारतीय संसदीय इतिहास में एक बार हुआ है, जो कि श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में भारतीय डाक बिल के मामले में हुआ था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो कर दिया गया और वह बिल आज तक पारित नहीं हो सका। इसकी एक अन्य विशेषता है संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। यदि राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है, उनमें आपसी सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसा प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 यानी 108 में किया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और उसमें मतदान करा के किसी भी विधेयक को पारित किया जाएगा। परंतु धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का निर्णय ही मान्य होगा। राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये रही धन विधेयक की कुछ विशेषताएं। चलिए चलते हैं आगे। वर्तमान में करंट अफेयर का यही मुद्दा बना हुआ है कि धन विधेयक से जो संबंधित विवाद हैं वह अत्यधिक उभर कर सामने आ रहे हैं और इस पर पर्याप्त मात्रा में डिबेट हो रही है। कई आर्टिकल इस पर आ रहे हैं कि धन विधेयक से संबंधित जो विवाद है वह काफी प्रखर कर उभर सामने आ रहे हैं। धन विधेयक जो है वर्तमान में उसकी गलत व्याख्या देखी जा रही है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सदन यानी राज्यसभा को बाईपास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हम जानते हैं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति अत्यधिक कमजोर है। वह इस विधेयक को ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना उसमें संशोधन कर सकता है और ना ही उससे खारिज कर सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ उसे पास कर सकता है या अपने पास 14 दिन तक रख सकता है। यदि किसी जो वर्तमान में सरकार रहती है, यदि उसके पास राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं होता, तो वह किसी भी विधेयक को अधिनियम के रूप में पारित कराने के लिए राज्यसभा में काफ़ी परेशानियां उसे देखनी पड़ती हैं। तो इस स्थिति को डायरेक्ट वह बाईपास करने के लिए धन विधेयक का हथकंडा अपनाता है, यानी कि वह किसी भी विधेयक को स्पीकर द्वारा धन विधेयक घोषित करवा देता है और तत्पश्चात राज्यसभा का उस पे समस्त शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और राज्यसभा में चर्चा नहीं रह जाती। यह भारतीय संसदीय परंपरा जो है उसकी अत्यधिक जो है वो निंदनीय स्थिति है, क्योंकि राज्यसभा जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व हमारे देश में करता है और यह ऊपरी जो संसद है यह उच्च सदन है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। यदि उनमें गहन चर्चा किसी विषय में ना हुई तो राज्यों का प्रतिनिधि समाप्त हो जाएगा और राज्यों के प्रतिनिधि समाप्त होने से भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा सहकारी संघवाद खतरे में पड़ेगा, जिससे भारतीय जो लोकतंत्र है वह प्रभावित होगा। इसलिए किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करना अपने आप में जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके लिए अमर्यादित है। जैसा कि हमने 2016 में आधार एक्ट में भी देखा कि आधार एक्ट को एक मनी बिल के रूप में, धन विधेयक के रूप में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अब आधार अधिनियम में यदि हम देखें तो उपरोक्त हमने जो पढ़े थे आर्टिकल 110 के, जिसमें जो
जो नियम बताए गए थे, जो जो विषय शामिल थे, उसमें से आधार अधिनियम में कोई भी विषय नहीं दिखाई देते और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल यही विषय धन विधेयक के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। परंतु ऊपरी सदन यानी राज्यसभा को बाईपास करने के लिए इस प्रकार का अधिनियम लाया गया और पारित भी करा दिया गया, जो कि हमारी संसदीय प्रणाली के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो संशोधन हुआ अभी हाल ही में 2022 में, उसे भी एक मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि इसे राज्यसभा से बाईपास कराना था। राज्यसभा को इस पे हस्तक्षेप देने का मौका नहीं देना था। इसके अतिरिक्त अभी इसी मानसून सत्र में डेटा प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट बिल है उसे पारित करा दिया गया और यह वर्तमान में अधिनियम बन चुका है। इसे भी मनी बिल के रूप में ही प्रस्तुत किया, जिससे यह जो मनी बिल है काफ़ी विवादों में आ गया और वर्तमान में अखबारों की हेडलाइन में भी आ गया, जिससे कि आज इस विषय को हम पढ़ रहे हैं। इसकी वजह मेन यही है कि डेटा प्रोटेक्शन जो बिल अभी हाल ही में पारित हुआ उसे मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया, ताकि ऊपरी सदन में इस पे चर्चा से बचा जा सके, जो कि संसदीय प्रणाली के लिए अत्यधिक ही निंदनीय है। क्योंकि राज्यसभा की भागीदारी यदि नहीं होगी तो उसमें राज्यों की भागीदारी खत्म हो जाएगी और राज्यों की भागीदारी खत्म होने से जो भारतीय संघवाद है, भारतीय सहकारी संघवाद है, वह प्रभावित होगा। तो धन विधेयक से संबंधित प्रमुख विवादों को हमने अच्छे से समझा और वर्तमान में कई उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा कि धन विधेयक से संबंधित क्या क्या विवाद हैं और यह किस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब धन विधेयक का ही एक मिलता जुलता रूप आता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। धन विधेयक, मनी बिल तथा वित्त विधेयक अर्थात फाइनेंस बिल में काफ़ी मामूली अंतर होने की वजह से विद्यार्थियों में इसे समझने के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार एग्जाम हॉल में प्रेशर के कारण कई सवाल आते हुए इससे गलत हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही छोटा अंतर होता है। तो आइए फाइनेंस बिल को भी हम समझ लेते हैं तथा इन दोनों में कुछ अंतर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि संविधान में वित्त विधेयक की चर्चा आर्टिकल 117 में की गई है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद में इसके दो प्रकार बताए हैं, टाइप 1 तथा टाइप 2। इसे टाइप ए या टाइप बी भी कहा जाता है किसी किसी बुक में। सर्वप्रथम टाइप ए को हम समझते हैं। टाइप ए में अनुच्छेद 110, यहाँ पे 110 होगा, टाइप ए में अनुच्छेद 110 के विषय तथा कुछ अन्य विषय शामिल होते हैं। यानी कि जो सभी 110 के विषय हैं, यानी कि सभी जो धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वे धन विधेयक होते हैं। यानी कि जो सभी धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वे वित्त विधेयक भी होते हैं, क्योंकि वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 के सभी विषय आते हैं और प्लस इसमें कुछ अन्य विषय भी आते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश इसमें भी अनिवार्य है। जैसा कि हमने देखा था कि धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है, उसी प्रकार वित्त विधेयक प्रकार ए में, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वित्त विधेयक के दो प्रकार हैं। प्रथम प्रकार की यहाँ पे चर्चा की जा रही है अभी। प्रथम प्रकार यानी टाइप 1 में, टाइप ए में अनुच्छेद 110 यानी संपूर्ण धन विधेयक के विषय प्लस कुछ अन्य सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। वित्त विधेयक का टाइप ए जो है वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के टाइप ए में किस प्रकार से सिमिलरिटीज हैं। इसे भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, यह सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें अंतर सिर्फ यहाँ आता है कि जो टाइप 1 है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह अत्यधिक ध्यान देने वाला स्टेटमेंट है कि जो वित्त विधेयक का टाइप ए है उसमें यदि राज्यसभा और लोकसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में
संयुक्त बैठक का ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, जो कि धन विधेयक में नहीं है। तो यहाँ क्या पता चलता है कि सभी जो धन विधेयक हैं, धन विधेयक, ये गोला मान लीजिए धन विधेयक होगा, और ये बड़ा वाला वित्त विधेयक। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यह वेन डायग्राम के माध्यम से हमने समझा कि जो सभी प्रकार के जो धन विधेयक होते हैं वह अवश्य रूप से ही वित्त विधेयक होते हैं, अनिवार्य रूप से वो वित्त विधेयक स्वतः ही बन जाते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, और इस प्रकार के स्टेटमेंट एग्जाम में मिले तो उसे गलत करने की तनिक भी गुंजाइश न रहे, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, क्योंकि वित्त विधेयक में 110 के सभी प्रावधान सम्मिलित होते हैं, परंतु वित्त विधेयक के कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं जो 110 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब इसका एक और प्रकार होता है वित्त विधेयक का, टाइप बी। यह एक सामान्य विधेयक होता है। इसकी स्थिति एक सामान्य विधेयक की तरह होती है। जिस प्रकार से एक सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उसके द्वारा जो भी मत निर्धारित किए जाते हैं उस पर मतदान होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार वित्त विधेयक भी एक साधारण विधेयक होता है। हमने धन विधेयक को अत्यधिक विश्लेषणात्मक तरीके से समझा, उससे संबंधित वर्तमान में क्या विवाद चल रहे हैं, क्या क्या विवाद के विषय हैं, उसको समझा कि धन विधेयक की किस प्रकार से गलत व्याख्या की जा रही है। किसी भी विधेयक को राज्यसभा से बाईपास कराने के लिए, राज्यसभा में चर्चा से बचने के लिए किस प्रकार से उसे धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो संसदीय लोकतंत्र तथा भारतीय संसदीय परंपरा के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसलिए भारतीय संसदीय प्रणाली की रक्षा के लिए, भारतीय संसदीय प्रणाली के सुचारू रूप से चलाने के लिए, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए यह अति आवश्यक है कि कानूनों का निर्माण लोकसभा एवं राज्यसभा में विभिन्न विचारों के माध्यम से निर्धारित किया जाए, क्योंकि यदि जिस भी कानून पर अत्यधिक चर्चा होगी उसके सुदृढ़ तथा अत्यधिक लोगों के लिए लाभदायक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए संसदीय लोकतंत्र के लिए यह अति आवश्यक है कि किसी भी कानून को लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न विचारों के माध्यम से, विभिन्न तर्कों के माध्यम से ही निर्धारित किया जाए। इसलिए कर रोपण के अतिरिक्त किसी भी विषय को धन विधेयक में शामिल ना किया जाए, जिससे कि उस पर पर्याप्त चर्चा राज्यसभा में भी हो सके। और राज्यसभा बुद्धिजीवियों का एक सदन होता है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कथन है, तो जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और राज्यों का प्रतिनिधित्व भारतीय संघीय ढांचे के लिए अति आवश्यक है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत ना किया जाए, बल्कि जो विषय 110 के अनुसार बताए गए हैं केवल उन्हीं विषयों को ही धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को हमने समझा और एक सुझाव भी अपना दिया। वीडियो में यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पुनः देखिए। यदि उसके बाद भी कुछ समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग तथा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।